हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। सब कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोग जुड़े हुए हैं ओमेगा क्लासेस के साथ। और आज ओमेगा क्लासेस जो है वो आपको लेकर आती है साइंस के साथ। कल की साइंस की वीडियो में आपने पढ़ा था प्रकाश। एक टॉपिक है हमारा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन को कल हमने करीब 30% कल हमने कवर किया आपने पिछली वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम उससे नेक्स्ट पोर्शन जो होगा प्रकाश के परावर्तन का अगला पार्ट जो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो सभी बच्चे इस वीडियो को भी ध्यान से देखें, और अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको हमारी कल की वीडियो समझ नहीं आई, कोई परेशानी है, तो कल की वीडियो पहले आप रिवाइज करें, उसको अच्छे से देखें, अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें, और फिर आज की वीडियो को आप दोबारा से फिर कनेक्ट करें और उसके नोट्स बनाएं। कल की वीडियो में हमने पढ़ा था बेटा प्रकाश क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाशिक वस्तु क्या होती है, प्रकाशिक किरणें कौन कौन सी होती है, प्रकाश के विशेषताएं क्या है, प्रकाश के गुण क्या है, और प्रकाश का परावर्तन। तो कल मैंने आपको प्रकाश के परावर्तन में बताया था। आज का जो होगा हमारा प्रकाश का परावर्तन टॉपिक वही है जो कल था, प्रकाश का परावर्तन। ये होगा भाग 2। आज का लेक्चर नंबर 2। कल आपकी क्लास थी फर्स्ट क्लास, प्रकाश के परावर्तन की पहली क्लास। आज प्रकाश के परावर्तन की दूसरी क्लास होगी भाग 2। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या है, परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन के नियम क्या है। कल मैंने एक रफली आपको बता देता हूं फिर भी। प्रकाश का परावर्तन, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराती है, टकराकर उस प्रकाश का अधिकांश भाग वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके दो नियम थे, एक आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव बराबर होंगे, और आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये इसका नियम है। इसके बाद मैंने बताया था आपको दर्पण के बारे में। तो आज की क्लास जो चलेगी हमारी बेटा दर्पण की होगी। इससे पहली क्लास को आप अच्छे से समझें, जब आप दूसरी क्लास को रिकवर करेंगे। तो आज की क्लास है हमारी दर्पण। तारीख है 6 अक्टूबर 2023, 6 अक्टूबर। तो आज का टॉपिक होगा हमारा दर्पण। दर्पण किसे कहेंगे बच्चों? कोई भी ऐसा एक दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण, यानी दर्पण दर्पण दो प्रकार के होंगे बच्चों, ध्यान रखना। एक होता है आपका अवतल दर्पण, एक होगा हमारा उत्तल दर्पण। तो अवतल और उत्तल दर्पण, ठीक है, इसमें दो पृष्ठ होते हैं। एक होता है आपका चिकना पृष्ठ, जिस पर हम पॉलिश कर चुके होते हैं, किसी भी कलई की पॉलिश हो या कोई पेंट किया हो, एक चिकना तल। एक एक होता है आपका अपारदर्शी तल। कौन सा? पारदर्शी तल। यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप कर दे, तो दूसरे पृष्ठ को पारदर्शक पृष्ठ बना दिया जाता है, परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाता है। यह निकाय दर्पण कहलाता है। यानी दर्पण क्या होगा बच्चों? अगर हमने ये लिया, इसका एक पृष्ठ ये है, इसको तो हमने कर दिया पॉलिश, चिकना कर दिया, ये कर दिया हमने चिकना इसको। तो और एक पृष्ठ हो गया हमारा ये अंदर का। समझ आ रहा है बच्चों? तो एक पर पॉलिश है, एक आपका चिकना तल है। तो जिस पे हमने पॉलिश किया है, ये M1 M2 एक दर्पण है, इसको बोलते हैं परावर्तक तल, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ ये वाला, ठीक है। और इसका पहला जो पृष्ठ होगा जिस पर हम पॉलिश करते हैं, वो इस पृष्ठ पर हम पॉलिश कर देंगे, तो पेंट कर दिए, चिकना तल हो गया, ये आपका पारदर्शक तल है।
सॉरी परावर्तक तल। अब इस परावर्तक तल पर जब हम किसी वस्तु से कोई भी प्रकाश आपतित करेंगे इसके ऊपर, तो वो प्रकाश का क्या हो जाएगा बच्चों, वो प्रकाश का यहाँ से परावर्तन हो जाएगा। प्रकाश इस परावर्तक तल से टकराकर वापस लौट आएगा, तो ये आपका परावर्तन कहलाएगा। परावर्तक तल से टकराकर वापस आना परावर्तन कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब बात करते हैं दर्पण की, तो एक ऐसा चिकना तल जिसका एक पृष्ठ चिकना होता है और दूसरा पृष्ठ परावर्तक होता है, उसको हम दर्पण कहते हैं। उसको हम क्या कहेंगे, दर्पण कहते हैं। तो दर्पण आपके दो प्रकार के होंगे बच्चों, ध्यान रखना। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होंगे, दो। एक होगा हमारा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, पहला अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण की पहचान और अवतल दर्पण को किस नाम से, दूसरे किस नाम से जाना जाता है, ये भी हमें बताना है, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है अवतल दर्पण का दूसरा क्या नाम है। तो अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। क्यों कहेंगे वो मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद। तो सबसे पहले अवतल दर्पण क्या होगा, किसी गोलीय दर्पण का एक ऐसा पृष्ठ जिसका बाह्य पृष्ठ जो होगा वो पॉलिश होता है। गोलीय दर्पण का बाह्य पृष्ठ पॉलिश होगा, उसको हम बोलेंगे अवतल दर्पण। उसको क्या बोलेंगे बच्चों, अवतल दर्पण। यानी वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है, अर्थात परावर्तन दबे हुए पृष्ठ से होता है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहेंगे उसको, अवतल दर्पण। वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसका बाह्य पृष्ठ कलई अथवा कलई से या लाल, कलई से अथवा लाल हाँ बच्चों, तो वह गोलीय दर्पण जिसका बाह्य पृष्ठ कलई से पॉलिश किया जाता है, कलई से पॉलिश किया जाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण कहला वह गोलीय दर्पण जिसका बाह्य पृष्ठ कैसा होगा बच्चों, वो इस प्रकार से होगा। ये हमने इसका बाह्य पृष्ठ जो है वो कलई से हमने पॉलिश कर दिया। क्या कर दिया बच्चों, कलई से पॉलिश कर दिया। तो इसका ये बाहरी पृष्ठ जो है ये हमने पॉलिश कर दिया, और आंतरिक पृष्ठ जो है जो परावर्तक तल कहलाता है, परावर्तक पृष्ठ कहलाता है, जिसके ऊपर लाइट आपतित होती है और वहां से उसका परावर्तन होता है। ये हमने एक प्रकाश आपतित किया और टकराकर वापस आ गया। ठीक है बच्चों, तो इसलिए अगर हम यहाँ से एक से अधिक प्रकाश आपतित करेंगे तो वो टकराकर फिर वापस आएगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि प्रकाश परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर आकर अभिसरित हो रहा है। अभिसरित का मतलब मिल रहा है, एकत्र हो रहा है, इसलिए हम अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ये कौन सा दर्पण होगा बच्चों, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और इसका दूसरा नाम क्या होगा, अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण।
क्योंकि पिछली वीडियो में आपने अभिसारी किरण पढ़ी थी। अभिसारी किरण क्या होता है? जब कोई प्रकाश एक वस्तु से चलकर जब कोई प्रकाश एक बिंदु पर आकर इकट्ठा हो जाता है, जब कोई प्रकाश एक बिंदु पर आकर इकट्ठा हो जाता है, परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर आकर इकट्ठा होना हमारा अभिसारी कहलाता है। और जिस दर्पण में ऐसा होता है, जिस दर्पण में प्रकाश एक बिंदु पर आकर इकट्ठा हो रहा है, उस दर्पण को हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। तो आपका अवतल दर्पण जो है बच्चों, वही अभिसारी दर्पण भी है। बात समझ में आई? दूसरा है हमारा उत्तल दर्पण। एक अवतल और दूसरा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण की भी परिभाषा इसी की तरह है। वह गोलीय दर्पण जिसका आंतरिक पृष्ठ, इसका क्या होगा? आंतरिक पृष्ठ पॉलिश किया जाएगा। वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसका जिसका आंतरिक पृष्ठ, आंतरिक पृष्ठ, आंतरिक पृष्ठ कलई से पॉलिश कराया जाता है। कलई से पॉलिश, कलई से पॉलिश किया जाता है। कलई से पॉलिश किया जाता है, किया जाता है। उत्तल दर्पण कहलाता है। कौन सा दर्पण कहलाएगा बच्चों? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण कहलाता है। तो जो हमारा उत्तल दर्पण होगा, ये मैंने ऐसे एक दर्पण लिया, इसका आंतरिक पृष्ठ, कौन सा पृष्ठ? अंदर वाला आंतरिक पृष्ठ को हमने पॉलिश किया है। एक ऐसा दर्पण जिसका आंतरिक पृष्ठ पॉलिश किया जाए और उस पर जब हम कोई प्रकाश आपतित करेंगे तो वो प्रकाश एक दर्पण के परावर्तक तल से टकराकर उसमें प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा और ये हमें प्रकाश एक दूसरे से मिलती हुई नजर नहीं आएंगी। यहां पर क्या था कि प्रकाश एक बिंदु पर आकर अभिसरित हो गया, इसलिए इसको अवतल दर्पण या अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। यहां पर परावर्तन के पश्चात प्रकाश एक बिंदु पर आकर मिल नहीं रहा, बल्कि हमें कैसा दिखाई दे रहा कि प्रकाश जो है एक बिंदु से जाता हुआ प्रतीत हो रहा है। कैसा जाता हुआ? एक बिंदु से जाता हुआ प्रतीत हो रहा है। अर्थात जब हमें एक बिंदु से प्रकाश जाता हुआ प्रतीत होगा कि इस बिंदु से प्रकाश बाहर की तरफ जा रहा है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जब कोई प्रकाश किरण एक बिंदु से जाती हुई दिखाई दे रही है, बाहर की तरफ जाती हुई प्रतीत होती है, तो उन किरणों को हम अपसारी किरणें कहते हैं। कौन सी किरणें कहते हैं? अपसारी। अर्थात ये जो किरण है जो यहां से जाती हुई दिखाई दे रही है, ये अपसारी किरण है बच्चों। और अपसारी किरण की वजह से इस दर्पण को हम अपसारी दर्पण भी कहेंगे। अपसारी दर्पण। ये वास्तव में उत्तल दर्पण है, लेकिन इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? अपसारी दर्पण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस दर्पण में प्रकाश एक बिंदु से जाता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रतीत हो रहा है, तो वो अपसारी दर्पण, और जिस दर्पण में प्रकाश एक बिंदु पर आकर अभिसरित हो जाता है, मिल जाता है, वो हमारा अभिसारी दर्पण कहलाता है। तो ये दर्पण हमारे दो प्रकार के हैं। इन बच्चों आप नोट कर ले, ठीक है? क्योंकि ये जितना भी हम आपको इन वीडियो में पढ़ा रहे हैं वो आपका बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसके बिहाफ पर, इसकी के आधार पर आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और 90 प्लस मार्क्स, 90% प्लस मार्क्स आपके आ सकते हैं यदि आप हमारे इन क्लासेस को, इन वीडियो को अच्छे से देखते रहें, अपने नोट्स बनाते रहें, क्योंकि आज के बनाए हुए नोट्स आपको एग्जाम टाइम में काफ़ी हेल्प करेंगे। जब एग्जाम टाइम में आप इनको याद करेंगे तो आपको बहुत ही सरलता के साथ, आसानी के साथ आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। दर्पण आपने सीख लिया। दर्पण दो प्रकार के होंगे, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। ठीक है बच्चों, मैं इसको रफ कर देता हूं, आगे चलते हैं।
अब है हमारा गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। अगला टॉपिक क्या होगा हमारा? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। ये परिभाषाएं हैं जो गोलीय दर्पण से संबंधित है। बहुत ही सरलता के साथ आपको मैं लिखवा रहा हूं। आप अपनी कॉपी पेंसिल लेकर, पेन लें, कॉपी लें, नोटबुक लें, आप उन चीज़ों को नोट करते रहें, अपने नोट्स को मेंटेन करते रहें। ठीक है बच्चों? तो गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं या अवतल दर्पण से संबंधित परिभाषाएं या उत्तल दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, बात एक ही है, क्योंकि गोलीय दर्पण में ही हमारे अवतल और उत्तल दोनों आते हैं। तो पहली होगी, इसमें पहली परिभाषा होगी दर्पण का ध्रुव। गोलीय दर्पण का ध्रुव क्या होगा? दर्पण का ध्रुव, जिसको हम P से प्रदर्शित भी करेंगे। तो एक चित्र बना लेता हूं, उस चित्र में सभी परिभाषाएं मैं उसमें समझाऊंगा आपको। मैंने एक दर्पण लिया यहां पर। कौन सा दर्पण होगा बच्चों? ये यहां पे मैं बना देता हूं एक दर्पण M1 M2। इसके बाहरी पृष्ठ पर मैंने एक कलई की पॉलिश की, तो इसलिए इस दर्पण का क्या नाम होगा? क्या नाम होगा? शाबाश, अवतल दर्पण। सीखते रहे, ध्यान से देखते रहे। जब आप ध्यान से हमारे वीडियो को सुनेंगे, लेक्चर को पढ़ेंगे, देखेंगे, तो आपको समझ में भी आएगा। तो दर्पण का ध्रुव, सबसे पहले मैंने एक दर्पण लिया जिसका नाम है अवतल दर्पण। क्या नाम है इसका? अवतल दर्पण, क्योंकि इसके बाहरी पृष्ठ पर पॉलिश है। अब दर्पण का ध्रुव क्या होगा कि किसी गोलीय दर्पण के, किसी गोलीय दर्पण के, किसी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों, किसी भी गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा, यहां मान लो ये मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। किसी भी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दूसरी परिभाषा क्या होगी? दर्पण से संबंधित वक्रता केंद्र। दर्पण का वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, इसको C से प्रदर्शित करेंगे। तो हम जानते हैं बच्चों, गोलीय दर्पण का जो हमारा एक गोला होता है, गोलीय दर्पण होगा ये, इस गोलीय दर्पण का भी एक केंद्र होता है। गोलीय दर्पण को जब किसी एक प्लेन के द्वारा काटा जाता है तो उसके दो दर्पण प्राप्त होते हैं हमें, एक ये, एक ये। तो गोलीय दर्पण के केंद्र को, ये जो केंद्र है इसका ये केंद्र यहां होगा, तो गोलीय दर्पण के केंद्र को हम दर्पण का वक्रता केंद्र कहेंगे। तो क्या लिखेंगे? किसी गोलीय दर्पण के, किसी गोलीय दर्पण के केंद्र को, किसी गोलीय दर्पण के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करेंगे, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों, जब हमने एक दर्पण का ध्रुव पता चला, तो इस गोलीय दर्पण के, अगर ये मैं एक पूरा गोलीय दर्पण लूं तो उसका केंद्र जो होगा, गोलीय दर्पण का केंद्र यहां होगा। इस गोलीय दर्पण के केंद्र को ही हम दर्पण का वक्रता केंद्र भी कहेंगे। इसके बाद आता है हमारा
मुख्य अक्ष, दर्पण की मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष क्या कहेंगे बच्चों? मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष की परिभाषा हम सिंपली बना सकते हैं इसी चित्र के अंदर, इसी डायग्राम के अंदर, कि मुख्य अक्ष जो होगा कि किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, यह हमारी एक सरल रेखा है जो दर्पण के ध्रुव से और वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, इसको हम बोलेंगे मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे इसको? मुख्य अक्ष। तो किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली एक सीधी रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। तो क्या परिभाषा बनेगी? किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मुख्य अक्ष कहते हैं। समझ आ गई? किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सरल रेखा, सीधी रेखा, उसे हम कहेंगे दर्पण का मुख्य अक्ष। आगे हम चलते हैं। इससे आगे हमने ध्रुव सीखा, वक्रता केंद्र का पता किया, मुख्य अक्ष का पता किया। अब हम बात करते हैं प्रथम मुख्य फोकस बिंदु, दर्पण का मुख्य फोकस बिंदु। अगली परिभाषा, इसके लिए मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आप इसको आसानी से अपने नोट्स बना सकें। ठीक है बच्चों, एक स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ताकि आप अपने नोट्स बना सकें आसानी से, आपको कोई परेशानी ना हो। मैं इसको रफ करके अगली परिभाषा आपको बताता हूं। क्या? मुख्य फोकस बिंदु। मुख्य फोकस बिंदु, इसको हम F से प्रदर्शित करेंगे। किससे करेंगे? F से। तो पहले मैं इसके आपको परिभाषा के साथ साथ इसकी बताता हूं रे डायग्राम। बेटा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, किसके समांतर? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें और दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, उस बिंदु को मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। F से प्रदर्शित करेंगे। तो क्या परिभाषा है? आप इजीली समझ गए होंगे कि मुख्य अक्ष ये है, इसके समांतर ये हमने प्रकाश आपतित किया, और यहां पर दर्पण से परावर्तन के पश्चात इसने मुख्य अक्ष को F बिंदु पर काटा, तो इस बिंदु को ही हम मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। तो परिभाषा लिख लेंगे। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात ये दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, उसे मुख्य फोकस
बिंदु कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटते हैं उस बिंदु को हम मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। आप परिभाषा चित्र से बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चित्र के साथ साथ ही परिभाषा मैं आपको सिखा रहा हूं। अब मुख्य फोकस बिंदु के बाद की जो परिभाषा है वो है हमारी फोकस दूरी। क्या है वो? फोकस दूरी। फोकस दूरी, इसको हम स्मॉल f से प्रदर्शित करेंगे। तो फोकस दूरी क्या होगी बच्चों? आपने देखा यहां पर बिंदु P यानी दर्पण का ध्रुव और फोकस बिंदु, इसके जो बीच की दूरी होगी, इनके जो बीच की दूरी होगी वो कहलाएगी फोकस दूरी। कैसे? गोलीय दर्पण के, किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव, किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव P तथा फोकस बिंदु F के बीच की दूरी, F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपने फोकस दूरी को पता कर लिया। तो फोकस दूरी क्या होगी? किसी भी गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के जो बीच की दूरी होगी वो हमारी फोकस दूरी कहलाएगी। इसे f से प्रदर्शित करेंगे। एक होती है इसमें हमारी वक्रता त्रिज्या, इसको हम r से प्रदर्शित करेंगे, कैपिटल R से। तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी बच्चों? अगर यहाँ पे मैं आपसे बताऊं कि ये हमारा वक्रता केंद्र, इसके बीच की दूरी और P के बीच की दूरी, यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। लिख सकते हैं, किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है कि गोलीय दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है बच्चों, मुख्य फोकस आपके सामने है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तित होकर जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटेंगी वह बिंदु ही हमारा मुख्य फोकस बिंदु कहलाता है। इसे हम F से प्रदर्शित करते हैं। तो ये थी हमारी गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। क्या थी बच्चों? जो गोलीय दर्पण है आपका, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, उसकी जो संबंधित परिभाषाएं हैं, उससे रिलेटेड जो डेफिनेशंस हैं वो आपके सामने हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें या बच्चों इनको आप नोट डाउन कर ले, अपने नोट्स तैयार करते रहें साथ साथ, ताकि आपको एग्जाम टाइम में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, मैं इससे आगे चलता हूँ, इसको रफ करता हूँ बच्चों। अब इसके बाद आता है हमारा दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब बनेंगे
वो कैसे बनेंगे, प्रतिबिंब का बनना क्या होता है, प्रतिबिंब कैसे कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उस चीज को हम सीखेंगे बच्चों। अब बात करते हैं हम गोलीय दर्पण के प्रतिबिंब। ठीक है, तो प्रतिबिंब का देखेंगे बच्चों, प्रतिबिंब कैसे बनेगा। जी, तो हमारे सामने अब हम बात करते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब बच्चों दो प्रकार के होंगे, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होगा आपका वास्तविक प्रतिबिंब, एक होगा आपका वास्तविक वास्तविक प्रतिबिंब, एक होगा आपका आभासी प्रतिबिंब। तो पहले वास्तविक प्रतिबिंब को सीखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, कौन से दर्पण में बनता है और कैसे बनता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब यानी जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर एक्चुअल में, वास्तव में एक बिंदु पर आकर इकट्ठी हो जाती हैं, एक बिंदु पर आकर मिल जाती हैं, तो उस बिंदु पर बना प्रतिबिंब हमारा वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव अवतल दर्पण में ही बनते हैं। कैसे, पहले एक चित्र बनाएंगे। इसके बाहरी पृष्ठ को हमने पॉलिश किया हुआ है, तो ये दर्पण कौन सा होगा बच्चों, अवतल दर्पण। कौन सा होगा ये, अवतल दर्पण। तो इसमें कैसे करेंगे, ये हमने कोई वस्तु ली, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तित होकर जिस बिंदु पर आकर अभिसरित होती है, वह बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा हम लिख सकते हैं, किसी प्रकाशिक वस्तु से, किसी प्रकाशिक वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से परावर्तित होकर जिस बिंदु पर आकर एकत्र होती है, जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं, उस बिंदु पर बना प्रतिबिंब, उस बिंदु पर बना प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है बच्चों, और ये भी ध्यान रखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब सदैव अवतल दर्पण में ही बनते हैं। कहाँ बनते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनते हैं, अवतल दर्पण में बनते हैं। ठीक है बच्चों, ये मेन है। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसी भी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण
जब अवतल दर्पण से टकराकर एक बिंदु पर आकर मिलेगी, तो जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर आकर अभिसरित हो जाती हैं, तो अब परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर आकर मिल जाती है, तो वहीं पर हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इसी को हम वास्तविक कहते हैं बच्चों, वास्तविक प्रतिबिंब। क्या कहेंगे इसको? वास्तविक प्रतिबिंब। याद रखना कि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से, अवतल दर्पण से परावर्तित होकर जिस बिंदु पर आकर मिलती है, उस बिंदु पर बना प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। और याद रखना बच्चों, वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण में ही बनते हैं। दूसरा प्रतिबिंब मैंने आपको बताया था आभासी प्रतिबिंब। कौन सा? आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब। तो आभासी प्रतिबिंब की परिभाषा बताने से पहले मैं आपको एक किरण आरेख बताता हूं, उससे आप परिभाषा को आसानी से समझ लेंगे। मैंने एक दर्पण लिया, उसके आंतरिक पृष्ठ को पॉलिश किया, उसका आंतरिक पृष्ठ मैंने पॉलिश किया, जिससे ये पता चलता है कि कौन सा दर्पण है। जब किसी दर्पण के आंतरिक पृष्ठ पर पॉलिश करते हैं, वह दर्पण उत्तल दर्पण कहलाता है। कौन सा कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। तो अब इसमें प्रतिबिंब बनाएंगे बच्चों। तो हमने क्या किया, एक वस्तु ली, प्रकाशिक वस्तु। इस वस्तु से हम यहाँ से कोई प्रकाश आपतित करेंगे, तो मैंने दर्पण के इस परावर्तक पृष्ठ के ऊपर, परावर्तक तल के ऊपर एक प्रकाश आपतित किया। तो यहाँ से प्रकाश जब इस परावर्तक पृष्ठ से टकराएगा, तो टकराकर उसका परावर्तन इस साइड को हो गया। यहाँ से एक किरण और मैंने आपतित करी, तो वो इस पृष्ठ से टकराकर इसका परावर्तन यहाँ को हो गया। तो बच्चों ध्यान रखना, उत्तल दर्पण में जब वस्तु से प्रकाश आपतित होगा, तो वो प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात कहीं मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। नहीं दे रही ना दिखाई। यहां पर हमने देखा कि परावर्तन के पश्चात किरण एक बिंदु पर आकर मिल गई, जहां एक्चुअल में, वास्तव में प्रकाश की किरण मिल जाती है परावर्तन के पश्चात, वहां पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और जहां पर किरणें मिलती नहीं है, बल्कि हमें ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा आभास होता है कि ये प्रकाश की किरणें यहां से गई है, किसी एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है। जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं, ऐसा आभास होता है कि प्रकाश की किरणें इस बिंदु से जा रही है, जाती हुई प्रतीत हो रही है, तो उस बिंदु पर बना प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, समझ आया? आभासी प्रतिबिंब का ध्यान रखना, एक बिंदु से प्रकाश जाता हुआ प्रतीत हो रहा है, यहां एक्चुअल में आकर वास्तव में मिल चुकी थी किरणें, यहां एक बिंदु से जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो जब हमें एक बिंदु से जाती हुई दिखाई देती है, उस बिंदु पर बना प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। तो हम यहां पर परिभाषा लिख सकते हैं, किसी प्रकाशिक वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, चलने वाली प्रकाश किरणें, चलने वाली प्रकाश किरणें उत्तल दर्पण से, उत्तल दर्पण से परावर्तित होकर जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं। कैसी होती है बेटा? जाती हुई प्रतीत होती हैं। उस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को, उस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को, बने प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं।
और याद रखना आभासी प्रतिबिंब सदैव उत्तल दर्पण में बनते हैं। कैसा बना यहाँ पर? आभासी प्रतिबिंब। ठीक है बच्चों, आभासी प्रतिबिंब सदैव कौन से दर्पण में बनेगा? उत्तल दर्पण में बनेगा। तो याद रखना वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है और आभासी प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में बनता है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने दूसरा भाग प्रकाश के परावर्तन का भाग नंबर 2, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा है? दर्पण पढ़ा सबसे पहले, दर्पण से गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं पढ़ी, जिसमें दर्पण का ध्रुव, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, मुख्य फोकस, फोकस बिंदु और बहुत सारी परिभाषाएं। उसके बाद हमने इसमें पढ़ा प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक और एक आभासी। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब आपके सामने है। इस चित्र के अनुसार, किरण आरेख के अनुसार आप अपनी परिभाषा को याद कर सकते हैं, उनको लिख सकते हैं। तो इन सभी का आप स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें अपनी कॉपी में, ताकि आप इनके अच्छे से नोट्स तैयार कर सकें और अपने बोर्ड एग्जाम में इसी नोट्स की हेल्प से आप याद करें और 90+% मार्क्स आप लेकर आ सकते हैं। आप बने रहिए, आप जुड़े रहिए हमारे ओमेगा क्लासेस के साथ। ओमेगा क्लासेस 1270 हमारा यूट्यूब चैनल है। इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इससे नेक्स्ट वीडियो आपकी कल आने वाली है, जिसके अंदर आप अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं वो आएगा। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे कैसे बनते हैं, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, और कुछ आंकिक प्रश्न होंगे, न्यूमेरिकल पोर्शन होगा जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। 5-5 नंबर का न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा। तो इस चैप्टर को सीखने के लिए, इस चैप्टर को आगे तक बढ़ाने के लिए आप हमारे क्लास के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने दोस्तों में इस वीडियो को आगे शेयर करें, ताकि जो आप इस चीज का फायदा उठाएं अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं, ताकि आपके दोस्त भी इस चीज को सीखें और वो भी अपने मार्क्स अच्छा प्राप्त करें अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम में। इसके लिए आशा करता हूं सभी बच्चे हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से, आपके लाइक करने से हमें जो एनर्जी मिलती है, हमें जो हमें उत्साहित होते हैं, हम उससे उत्साहित होते हैं, तो और अच्छी वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।